Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry portion of spot test 8 जो आपका 14th मार्च को हुआ था। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 से। आप बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 151 है थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व्ड इन द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम अ वॉल्यूम of 10 decimeter cube to a volume of 100 decimeter cube at 27 डिग्री सेल्सियस। अगर आप देखें इस क्वेश्चन में तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात की है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आप जानते हैं कि डेल्टा एस जो होता है वो बराबर हो जाता है 2.303 NR log V2 बाई V1। वैल्यू पुट करा अगर हमने तो इट इज 2.303, n की वैल्यू 2 मोल है, r की वैल्यू 8.314 इंटू 10 का पावर -3 है और लॉग 100 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 10 डेसीमीटर क्यूब। अगर ये सॉल्व किया हमने तो log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है और इसको सॉल्व करते हैं तो एक आंसर हम लोग को मिल जाता है 38.3 अप्रॉक्स। तो ये सॉल्व करके 38.3 जूल पर मोल पर केल्विन हमको आंसर मिल जाएगा। तो 151 का आंसर हमारा फर्स्ट हो जाना है। तो सिंपल क्वेश्चन था। थर्मोडायनेमिक्स का एंट्रोपी चेंज का आपको फॉर्मूला पता है, आपने किया होगा बेशक इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है बच्चे 154। फॉर द रिएक्शन एंड अमोनिया गोज टू N2 + 3H2, मोलर मास ऑफ अमोनिया एंड N2 आर M1 एंड M2। हाईलाइट करता हूं इस क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट मास बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे NH3 में N है -3 में और ये जा रहा है 0 में, तो आपको -3 to 0 एक नाइट्रोजन के लिए 3 का चेंज है, तो इसका इक्विवेलेंट मास अगर E1 है तो ये E1 बराबर होगा M1 बाई 3 के। और नाइट्रोजन के लिए देखें तो 2 नाइट्रोजन एटम के लिए चेंज देखना होगा। N2 0 में है और उधर वो -3 में है, 2 नाइट्रोजन के लिए 6 का चेंज है, तो E2 जो होगा वो हमारा M/6 होगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई जिसका पता करना होता है उसमें कितने एटम्स हैं उनका चेंज देखना होता है। तो ऐसे हमको E1 और E2 मिल गया और क्वेश्चन हमसे E2 माइनस E1 पूछ रहा है, तो E2 माइनस E1 जो होगा ये बराबर हो जाएगा M2/6 माइनस M1/3। सॉल्व किया तो 3 6 का एलसीएम 6 और ये हो जाएगा हमारा M2 माइनस 2M1। तो ऐसा ऑप्शन हमको दिखता है फर्स्ट। तो 154 का पहला आंसर हमें टिक करना चाहिए। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट है, तो ये भी आता होगा। मोलर मास बाय n फैक्टर हमारा इक्विवेलेंट मास होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 154 के बाद है आपका 157। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू मोल्टन AlCl3, 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड इन 3 आवर्स। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। करंट बताना है हम लोगों को इस केस में। तो आप देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन आपने किया होगा बहुत बार कि एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव से किस में जाता है बच्चे, एल्यूमिनियम में, और इस क्रम में 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना है। तो 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे चार्ज चाहिए होंगे। तो आपको पता है कि 27 ग्राम के लिए 3 × 96500 कूलम्ब चार्ज चाहिए, तो 13.5 ग्राम के लिए आधा चाहिए, मतलब 1.5 × 96500 कूलम्ब चाहिए, एंड दैट इज इक्वल टू IT। ये Q निकल गया और Q इज इक्वल टू IT करें तो 3 आवर्स के लिए पास किया है, तो 3 × 3600 और मल्टीप्लाइड बाई करंट, तो I हमारा हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 96500 डिवाइडेड बाई 3 × 3600। जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 13.4 एम्पियर आ जाती है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। या तो हम ऐसे कर सकते थे या फॉर्मूले से भी कर सकते थे। जो हमारा फॉर्मूला होता है M = ZIT, आप ये अप्लाई करके भी करंट निकाल सकते थे। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड है कि किया हो। ये बेसिक तरीका है करने का और ये हमेशा काम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 157 के बाद इसका आंसर हो जाना है थर्ड। 157 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज गिवन डेटा टू प्रेडिक्ट
रेट लॉ इक्वेशन। रेट एक्सप्रेशन में ऑर्डर बेस्ड इक्वेशन है, बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है, टेबल बेस्ड। इसमें देखा यह जाता है कि भाई रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है अगर हम डबल करें, ट्वाइस करें कॉन्सेंट्रेशन को। तो आप देखिए ए सेम है, यहां इन दो जगह पे ए नहीं बदला और बी हुआ है 4 टाइम्स और ये हुआ है 2 टाइम्स। मतलब बी की कंसंट्रेशन अगर 4 टाइम्स हुई है तो इसका पावर अगर कुछ पी रहा होगा तो ये 9 से 18 होना, मतलब 1/2 होना। तो समझ में आता है ये P 1/2 है। मतलब B का पावर तो हमने डिफाइन कर दिया 1/2। ऐसे ही अब ये देखिए कि भाई यहां चेंज हो, ये सेम रहे तो ये नहीं बदल रहा और ये 0.2 से 0.4 हो रहा है। मतलब ये डबल हुआ, मतलब 1/2 हुआ का पावर अगर Q है तो ये 4 टाइम्स हुआ, दैट इज 1/4। तो Q हमें समझ में आया कि Q की वैल्यू 2 होगी, तो यहां इसका पावर 2 है। तो ऐसा आंसर जिसमें A का पावर 2 और B का पावर 1/2 ये टिक करना हमने, तो आंसर इसका फर्स्ट बन जाएगा। मतलब आप इस समझिए कि एक डबल करने से 4 टाइम्स हो रहा था, डबल करने से 4 टाइम्स बोला तो पावर 2 होना, और एक अगर मैं इधर 4 गुना करता था तो वो आधा हो जाता था। तो 4 गुना करने से आधा होना मतलब उसका पावर रूट है, आधा है। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, मुझे लगता है ये आपसे हुआ होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 160 के बाद है बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 166। 166 देखिए, आप कह रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और हम लोग को इसमें एनर्जी और ये जो बातें पूछी हैं मैच कराना है। एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ He पॉजिटिव। एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चे E इज इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाइड बाई Z² बाई N²। ग्राउंड स्टेट बोला मतलब N की वैल्यू 1 और Z की वैल्यू हीलियम के लिए 2, तो 13.6 का 4 टाइम्स 54.4 हो जाएगा। तो A का 4 समझ में आता है हम लोग को। तो A का 4 अब 2 जगह पे है हमारे। फिर कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये टोटल एनर्जी है ऑब्वियसली। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो बराबर होता है -27.2 इंटू Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो फर्स्ट ऑर्बिट मतलब N की वैल्यू 1 कर दिया, हाइड्रोजन कह दिया तो Z भी 1 कर दिया, तो ये वैल्यू हमें समझ में आती है सेकंड। तो B का 2 हमें समझ में आता है थर्ड में, तो ये सही लग रहा है क्योंकि यहां तो बी गलत है। अब सी और डी भी आप चेक कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ He पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी इज +13.6 मल्टीप्लाइड बाई Z² बाई क्या बच्चे N²। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना होगा। तो ये किसके लिए पूछ रहा है? सेकंड एक्साइटेड। सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोले तो N की वैल्यू 3, तो N की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो यहां 9 हो जाता है, और He पॉजिटिव का मतलब यहां 2 4, तो ये 4/9 हो जाएगा। तो ये समझ में आता है कि छोटी वैल्यू होगी, तो ये फर्स्ट ठीक लग रहा है। तो आंसर हम थर्ड करते हैं और ऑब्वियसली आपको डी भी मिल जाएगा। एनेशन पोटेंशियल ऑफ He पॉजिटिव, एनेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? इतनी ही, और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बात की। ये सारे यूनिट क्या है बच्चे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन अगर जूल में कोई बात करता है, जैसे एक ऑप्शन जूल में भी है, तो आपको पता है कि एनर्जी का जूल में भी एक फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाइड बाई Z² बाई N²। अब ये जूल पर एटम में है, तो लास्ट ऑप्शन जो होगा उसको जूल पर एटम में कैलकुलेट करेंगे। तो ये चारों आंसर हमारा मैच कर जाएगा। आंसर 3 करते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 169। क्वेश्चन नंबर 169 है लिमिटिंग रिएजेंट का, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कि H2Cl2 से रिएक्ट कर रहा है। आप देखिए इसको, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन गैस से, ऑब्वियसली रिजल्ट इज HCl गैस, बैलेंस किया तो 2HCl गैस। अगर ये 1 लीटर होता तो 1 लीटर से रिएक्ट करके 2 लीटर देता। अब ये है 12 लीटर, ये है 11.2 लीटर, ये तब 0 लीटर था। इसमें से अगर 11.2 पूरा खत्म होगा तो इधर से भी 11.2 लीटर ही खत्म होगा, और डबल ऑफ दैट 2 इंटू 11.2 लीटर बनेगा। तो कंपोजिशन इस ये 0.8 लीटर हो जाना है, ये 0 लीटर हो जाना है, और ये 22.4 लीटर हो जाना है। तो ऐसा आंसर हमें करना चाहिए। ऐसा ऑप्शन बनता है 0.8 लीटर H2 और 22.4 लीटर HCl। 169 का थर्ड कर लेना है आंसर। 169 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
172 है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, दो रिएक्शन दिया है जी, डेल्टा एच दिया है और कह रहा है कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन बताइए CH3OH का। इंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब हमें स्टैंडर्ड स्टेट में बताना चाहिए, यही रूल है। तो यहां देख रहा हूं कि ये जो है H2O गैस लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इन दोनों रिएक्शन को यूज करके मुझे ये लाना होगा CH3OH लिक्विड प्लस 3/2 O2 गैस गोस टू CO2 गैस और प्लस 2H2O लिक्विड। इस क्रम में जो इंथैल्पी चेंज होगा वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहा जाएगा, ये हमको पता करना है। तो अब ये जो डेटा दिया है इसमें ये H2O वेपर है, मुझे H2O लिक्विड लाना है, तो इस रिएक्शन को डबल कर दें। पहले डबल कर दिया जाए और डबल करते इंटू 2 हो जाएगा और रिवर्स कर दें तो माइनस हो जाएगा और जोड़ दें तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो पहले तो हमें डबल करना होगा, ऊपर वाले को रिवर्स करना होगा, तो आंसर विल बी -641 और -84। जोड़ दिया तो 4 1 5 2 और ये 7 -725 किलो जूल। तो इसका आंसर हमें फोर्थ समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 172 का आंसर 4 हो जाएगा। तो ये भी हेस लॉ पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन में स्टैंडर्ड स्टेट बताना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 175 है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल इफ। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो सकता तब जब डेल्टा H पॉजिटिव हो और डेल्टा S नेगेटिव हो। सोच के देखो, डेल्टा G जो होता है बच्चे वो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वट एवर द टेम्परेचर, ये प्रोसेस कभी स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकता। तो इसका जवाब होगा कि भाई डेल्टा H अगर पॉजिटिव और डेल्टा S अगर नेगेटिव हो गया, दोनों अगेंस्ट खड़े हैं, तो स्पॉन्टेनियस ये प्रोसेस कभी भी नहीं हो सकता। आंसर विल बी फोर्थ वन। तो 175 का आंसर फोर्थ करते हैं। 175 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो 176 है, फॉर अ गैस फेज रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। एक रिएक्शन है जी, गैस फेज रिएक्शन पहले से बोल दिया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2H2 0.2 0.8 है, मतलब N2 का है जी 0.2 और H2 का है 0.8 और कह रहा है कि टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज 2। तो इन दोनों का जोड़ 1 हुआ तो इसका मतलब ये 1 एटमॉस्फेयर है। तो इसमें Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.8 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 0.2। ये सॉल्व किया तो हमको Kp मिल जाता है। तो सॉल्व करने से आपको आंसर आ जाएगा 176 का 9.76। तो ये आप आंसर कर पाएंगे सेकंड आंसर 176 का। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मुझे लगता है ये 1 समझ में आया होगा आपको, क्योंकि टोटल प्रेशर दिया हुआ था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रेशर दे दिया और टोटल प्रेशर दे दिया, तो अमोनिया का प्रेशर उन दोनों के प्रेशर को जोड़ के घटा देंगे टोटल प्रेशर से। तो ऐसे किया क्योंकि टोटल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था और इन दोनों का मिला के 1 एटमॉस्फेयर था। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ये हुआ होगा आपसे। 176 के बाद 178 देखिए आप। 178, दिस मच ग्राम NaCl इज एडेड टू 18 ग्राम प्योर वाटर, कैलकुलेट वेपर प्रेशर। देखिए इसमें 2-3 बात इंपॉर्टेंट है। पहले तो 373 केल्विन, 373 केल्विन इज बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इज वेरी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसने बता दिया कि वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो वाटर का वेपर प्रेशर दे दिया, और NaCl इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमें समझ में आया कि PS इज जस्ट PA एंड PA इज एक्चुअली P0A इनटू Ka। तो ये सॉल्व करना है। P0A इज 1 एटमॉस्फेयर, Ka बोले तो Na और डिवाइडेड बाई Na और प्लस NB इनटू I, क्योंकि NaCl डिसोसिएट भी होगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई Na की वैल्यू 18 ग्राम वाटर है, मतलब 1 मोल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, और ये 5.85 डिवाइडेड बाई 58.1 और मल्टीप्लाइड बाई 2। ये सॉल्व करते हैं तो हमको आंसर मिल जाता है। ऑब्वियसली ऊपर 1 है और नीचे 1 से 1.2 वैल्यू है, तो 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू 0.83 आंसर। बाकी सब 1 से बड़ा आंसर है। तो आपको दिख रहा होगा कि एक ही ऑप्शन है जो 1 से छोटा है, तो क्योंकि ऊपर 1 आ रहा है और नीचे 1.2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 देखिए आप बोर्ड पे।
क्वेश्चन नंबर 181 है बच्चे, कैलकुलेट पीएच ऑफ अ बफर, pH of a buffer solution prepared by mixing equal volume of 4 molar NaOH, NaCN और 2 molar HCl। सबसे प्राइमरी बात तो यह बच्चे कि NaCN और HCl बफर तो नहीं है। शुरुआत में तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पहले तो रिएक्शन कराना होगा, बाद में सिचुएशन देखते हैं कि बफर होता है कि नहीं। पक्की बात है, इसने बफर बोला है तो बफर बनना चाहिए। सोडियम साइनाइड को पहले हमने HCl से रिएक्ट कराया, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बेसिक सॉल्ट है सोडियम साइनाइड, तो एक रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस HCN। चलिए मान लेते हैं इक्वल वॉल्यूम बोला है तो 1-1 लीटर है, तो इसके मिली इक्विवेलेंट हुए 4 × 1, इसके मिली इक्विवेलेंट हुए 2 × 1, तब ये 0 था, लीटर हो गया 1-1 लीटर, तो ये बच जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा और ये 2 और ये 2 बन जाएगा। मतलब सॉल्यूशन में अब HCN है और सोडियम साइनाइड है। एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट को एग्जिस्टेंस में आ जाए, इट इज कॉल्ड एज बफर। तो अब बफर प्रिपेयर्ड हुआ और अब हम कह सकते हैं कि जितना एसिड उतना ही सॉल्ट है, मतलब pH इज जस्ट इक्वल टू pKa, मतलब माइनस लॉग ऑफ Ka की वैल्यू 4 × 10⁻⁻10। तो ये 10 माइनस लॉग 4 हो जाएगा, 10 माइनस लॉग 4.6, तो ये 9.4 आंसर आ जाएगा। तो 181 एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था। ध्यान रखना, बफर वो होता है जिसमें वीक एसिड उसका सॉल्ट हो, वीक बेस उसका सॉल्ट हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बोले तो सीधा सीधा लिखा हो कि भाई HCN है और NaCN है, अभी नहीं बोला, HCN तो था ही नहीं, तो HCl पहले रिएक्ट किया और फिर आया बफर। तो अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 184 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 184 है कि मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो मैचिंग है सिंपल सा, H2Cl2 2HCl, H2Cl2 2HCl अगर गैस करते हैं तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। तो A का हो जाएगा हमारा आंसर 2, A का 2 एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर किया जाए सेकंड। बाकी मुझे लगता है मैच कर जाएगा, आप करके देखिए। आपको पता है कि डेल्टा H जो होता है वो डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन में ये भी ऐसा है जी, सी बेहतर है, इसको हम I2 सॉलिड कर देते हैं। अब देखिए आपका आंसर सेकंड आ जाएगा। तो आयोडीन को सॉलिड कर दीजिए, चारों में से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर सॉलिड नहीं करेंगे तो आपको सी के 2-2 आंसर दिख जाएंगे, मतलब सी और ए और सी दोनों का सेकंड होने लगेगा। तो थोड़ा करेक्शन करिए, मिस प्रिंटिंग कह लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 184 के बाद 185। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर गिव्स pH लेस देन 7। pH लेस देन 7 का मतलब होता है एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ बच्चे KCN, KOH और HCN है, मतलब यहां बेस भारी है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। NaBr न्यूट्रल है, HBr और NaOH, CH3 बेस फिर भारी है और इस जगह पे एसिड भारी है, HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये सॉल्ट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, pH इसका 7 से पक्का कम होगा। तो आंसर इसका फोर्थ करना चाहिए हमें, यही एक सॉल्ट है। तो ये बहुत सिंपल सा केस है, आप कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187, विच इज इनकरेक्ट रिलेशन अमंग द फॉलोइंग। इनमें से गलत ढूंढना है। तो पहला है बच्चे कि enthalpy of combustion of graphite is enthalpy of formation of CO2। वेरी राइट, ग्रेफाइट जलता है मतलब CO2 बनता है, तो कार्बन का जलना, combustion of carbon is just formation of CO2 is very right statement। तो पहला तो सही है जी। दूसरा, enthalpy of nucleation of HCl NaOH strong acid strong base is very equal to enthalpy of nucleation of HCl NH4OH। ये गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वीक, क्योंकि वीक के आयनाइज होने में भी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो ये सेकंड तो पक्का गलत है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2 इज हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2, राइट, क्योंकि हाइड्रोजन एटोमाइज होना मतलब बॉन्ड टूटना। हीट ऑफ एटोमाइजेशन C2H6 मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटना और 6 CH बॉन्ड टूटना, तो ये भी सही है। तो एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर 2 बाकी सब सही है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक्स का बॉन्ड एंथैल्पी वाले टॉपिक से अगर हम कहें तो कुछ पार्ट इसका उससे था। A reaction 2
3A3 goes to 3B2 involves following mechanism। 2 स्टेप में दिया है। आपको पता है कि रेट लॉ हमेशा लिखा जाता है बच्चे जो आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है। तो स्लोएस्ट स्टेप हमारा क्या है जी, सेकंड वाला। तो R इज इक्वल टू K2 मल्टीप्लाइड बाई A3 और इनटू I हो जाता, और अब I अननोन है, चूंकि I तो इस रिएक्शन में है नहीं, तो I पता करने के लिए हम कैसे लिखेंगे, अगर कैसे बोले तो ऑब्वियसली K1 को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा इसने, तो K1 होगा B2 मल्टीप्लाइड बाई I और डिवाइडेड बाई A3। यहां से I की वैल्यू अगर हम रखें तो I इज इक्वल टू आ जाएगा K1 मल्टीप्लाइड बाई A3 और डिवाइडेड बाई B2। ये यहां रख दें तो R हमारा आ जाएगा R इज इक्वल टू K2 इंटू K1 और A3 का पावर 2 आ गया और B2 का पावर ऊपर जाएगा तो -1। तो ऐसा ऑप्शन एक ही दिखता है, आंसर थर्ड। तो ये करते हैं। मैकेनिज्म का वेरी सिंपल रूल है कि स्लोएस्ट स्टेप से, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आपको रेट लॉ लिखना होता है। अगर कोई इंटरमीडिएट है, अननोन है, तो उसको हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, फास्ट इक्वेशन से पता करके रखना होता है वैल्यू, तो आंसर मिल जाता है। तो 190 का आंसर थर्ड करते हैं। 190 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 193। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.66 किलो बार, कैलकुलेट मास ऑफ CO2। मतलब हेनरीज लॉ का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आप देखिए Pg इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं KH मल्टीप्लाइड बाई काइजी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। Pg इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाई काइजी, और KH और काई को हम लोग लिखते हैं मोल ऑफ गैस डिवाइड बाई मोल ऑफ लिक्विड, क्योंकि एज कंपेयर टू लिक्विड गैस के मोल्स ना के बराबर हैं, तो मोल फ्रैक्शन में गैस का मोल बाई टोटल मोल की जगह पे खाली हम लिक्विड का यूज कर सकते हैं। KH की वैल्यू है बच्चे 1.66 किलो बार, किलो हटा दिया, टन का पावर 3। CO2 का प्रेशर है 10 और काई जी की जगह पे मोल ऑफ नाइट्रोजन नहीं CO2 पूछा है। मोल ऑफ CO2 में मास हम डायरेक्ट पता कर लेते हैं, मान लेते हैं W ग्राम CO2 है बाई 44, 180 ml सोडा वाटर, मतलब 180 ml वाटर, वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो 180 ग्राम ही है और वाटर का मोलर मास 18 है। तो जब ये हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके 193 का हमारा आंसर फर्स्ट 2.46 आ जाता है। तो W अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस कैलकुलेशन के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हेनरीज लॉ का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था नो डाउट, तो ये आप कर पाए होंगे। 196 जो है वो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 196 है PtH2HCl एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कॉन्सेंट्रेशन सेल में H2 गोज टू H पॉजिटिव, मतलब ये रिएक्टेंट साइड है, ऑक्सीडेशन है। H पॉजिटिव गोज टू H2, मतलब ये प्रोडक्ट साइड है। मतलब अगर हम इसका Q लिखें तो Q होगा P2 बाई P1, और कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए E नोट सेल 0 होता है तो E सेल बराबर होता है, E सेल हमारा बराबर हो जाता है 0.06 अप्रॉक्स बाई n की वैल्यू इस केस में 2 log 1 बाई Q, 1 बाई Q मतलब Q आया था हमारा P2 बाई P1, तो ये P1 बाई P2 होगा। और फॉर इट्स पॉजिटिव वैल्यू, ई सेल वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिले, इसके लिए P1 मोर देन क्या होना चाहिए P2। ई सेल पॉजिटिव मिलेगा तभी तो डेल्टा G नेगेटिव मिलेगा, तो इसका आंसर करना चाहिए P1 मोर देन P2। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH, HH और N ट्रिपल बॉन्ड N आर गिवन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज बॉन्ड एंथैल्पी के डाटा में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया जाता है। इधर NH बॉन्ड एक मॉलिक्यूल में 3 है तो 6 गुना हो जाएंगे, मतलब 6A होगा माइनस N2 का बॉन्ड एंथैल्पी है बच्चे C और H2 का है हमारा 3B हो जाएगा, तो प्लस 3B ओपन कर दिया तो 6A माइनस C माइनस 3B, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा 199 का पहला आंसर। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था 199, एक्सपेक्टेड है ये पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ हो, सिंपल क्वेश्चन था। तो ये था फिजिकल केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।